Good morning, everyone. I hope you all are well and also doing well. Today, we are starting one of the important topic of pharmaceutical analysis, that is chromatography. Chromatography is one of the most common and most popularly used for the separation of pharmaceutical compound, phytocompounds, and this is most widely used in all of the separation of phytopharmaceuticals. And most of the time chromatography technique is very commonly used in multiple areas, in food industries, in dye industry, in pharmaceutical industry. So it is most important techniques which ever used in different for the separation of different kinds of compounds. So first of all, we try to understand what is chromatography. And before starting the and understand the concept of chromatography, first we point out what are the different components which we are cover in the chapter of chromatography. So firstly, we try to understand what are the subcomponent which we will cover in this chapter. One by one, we will study. The first one which we will study in this chapter is first one we will study, that is basic introduction of chromatography. Basic introduction of chromatography. वो इस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली हम ये समझेंगे कि क्रोमेटोग्राफी क्या है ना, सिंपल उसका इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशंस क्या है, कहाँ से ये टर्मिनोलॉजी जो है वो ड्राइव हुई है. सेकेंड जो चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी में, that is what are the different components of chromatography. Before starting learning the concept of chromatography, we will study about the different techniques of separation, क्योंकि chromatography is one of the technique of separation. तो पहले हम definition समझेंगे chromatography की. सेकेंड हम देखेंगे different techniques, कौन कौन सी techniques होती हैं, different techniques of chromatography. टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी. थर्ड यहाँ पर हमको देखना है कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि हमको क्रोमेटोग्राफी में पढ़ना होता है, समझना होता है. कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी. फोर्थ जो हमको यहाँ पर देखना है कंपोनेंट के बाद, दैट इज क्लासिफिकेशन. कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं जिनके बेसिस पर हम क्रोमेटोग्राफी का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. फिफ्थ यहाँ पर जो हमको देखना है कि क्लासिफिकेशन के बाद हमने पहले क्लासिफाई कर लिया कि कितने टाइप की क्रोमेटोग्राफी हैं. नेक्स्ट जो हमको स्टडी करना है, दैट इज थ्योरी ऑफ क्रोमेटोग्राफी. कौन कौन सी थ्योरी हैं जो क्रोमेटोग्राफी को सपोर्ट करती हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझने में हमारी हेल्प करती है. सिक्स्थ यहाँ पर हमको समझना है, दैट इज टर्मिनोलॉजी. कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे. एंड seventh we will study about the application of seventh we will study about the types of chromatography. कितने टाइप्स की हैं क्रोमेटोग्राफी, टाइप्स ऑफ chromatography. And eighth we will study, that is application of chromatography in different fields. अलग अलग फील्ड में क्रोमेटोग्राफी की क्या एप्लीकेशन है. तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे, दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी. जो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहली चीज पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी. तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और अब हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करें. सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी. तो अगर हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो ये जो वर्ड क्रोमेटोग्राफी है,
फर्स्ट वन जिसकी स्टडी करेंगे हम, दैट इज बेसिक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज हमको ये समझना है कि व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। ये जो क्रोमेटोग्राफी वर्ड है इसका मतलब क्या है, ठीक है, फिर धीरे धीरे हम उसके बेसिक्स पे जाते हैं। तो अगर हम क्रोमेटोग्राफी वर्ड की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ये एक क्रोमा और ये ग्राफी। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज क्रोमा एंड सेकेंड वन इज ग्राफी। तो एक वर्ड है क्रोमा है और सेकेंड वर्ड जो है हमारे पास दैट इज ग्राफी। दो इंपॉर्टेंट वर्ड से मिलकर बना हुआ है क्रोमा एंड ग्राफी। अब अगर मैं इन दो वर्ड की बात करूं, पहला वर्ड है हमारे पास क्रोमा है और दूसरा जो वर्ड है दैट इज ग्राफी। क्रोमा का मतलब यहां पर जो होता है दैट इज कलर। क्रोमा स्टैंड फॉर कलर। क्रोमा का जो मतलब है वो कलर से होता है। और सबसे पहली बार ये जो टेक्निक यूज की गई थी ये पिगमेंट के सेपरेशन के लिए यूज की गई थी। तो क्रोमा एक्सटेंड फॉर कलर होता है और यहाँ पे जो ग्राफी है उसको हम ग्राफस बोलते हैं। ग्राफी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज ग्राफस। ग्राफस मींस अगर हम बात करें इसका मतलब होता है राइटिंग। राइटिंग। तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है क्रोमेटोग्राफी, दैट इज क्रोमा। ये जो कलर की बात की हमने, दैट कलर वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम क्रोमा, लाइक दिस। तो क्रोमेटोग्राफी का क्रोमा का मतलब क्या है, कलर है, और जो ग्राफस है इसका मतलब क्या है, राइटिंग। ठीक है, दैट क्रोमा स्टैंड फॉर कलर एंड ग्राफस स्टैंड फॉर राइटिंग। दैट इट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ क्रोमेटोग्राफी। बट अगर मैं डिफाइन करूं कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या है, अगर मुझे सिंपली डिफाइन करना है, इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द बायोफिजिकल टेक्निक है ना। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशंस भी होते हैं, बायोकेमिकल कंपोनेंट भी आप सेपरेट कर सकते हैं, इट इज अ बायोफिजिकल टेक्निक। कैसी टेक्निक है ये, इट इज अ बायोफिजिकल टेक्निक जिस टेक्निक की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। इस टेक्निक की हेल्प से वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ सेपरेशन। क्या कर सकते हैं हम, सेपरेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपाउंड को सेपरेशन कर पा रहे हो तो आप सेपरेशन की वजह से उसका आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। नाउ यू कैन परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एंड बिकॉज हम चीजों को सेपरेट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इट मींस इट इज आल्सो अ फिनोमेना ऑफ प्यूरिफिकेशन। हम प्यूरिफिकेशन भी कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन। तो chromatography is a biophysical technique in which we perform separation, identification and purification of mixture. Purification of mixture. हम किसी भी मिक्सचर का जो हमारे पास कंपोनेंट थे उस मिक्सचर का यहाँ पर हम क्या कर पा रहे हैं, प्यूरिफिकेशन कर पा रहे हैं। और इसको जब हम प्यूरिफाई कर पा रहे हैं मिक्सचर को, उसके बाद हम ये भी पता कर पा रहे हैं कौन सा कंपाउंड है, इवन हम ये भी पता कर ले रहे हैं कि वो कितनी क्वांटिटी में। तो मिक्सचर का जब हम प्यूरिफाई कर पा रहे हैं, और प्यूरिफाई करने के बाद देखो क्या, इट इज वन ऑफ द बायोफिजिकल टेक्निक इन विच वी परफॉर्म सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, एंड ऑल्सो वी कैन आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। मीन्स इट इज अ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्रोमेटोग्राफी से हम किस टाइप की स्टडी कर सकते हैं, क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं एंड क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव। तो यहां पर अगर आपसे पूछे कि क्रोमेटोग्राफी से अगर मैं एक क्वेश्चन बना दूं कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से क्या क्या किया जा सकता है, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, ऑल ऑफ दिस, तो आंसर क्या चला जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इससे आप सेपरेशन भी कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हो, प्यूरिफिकेशन मतलब ऑल ऑफ दिस।
सेकंड क्वेश्चन में बता दो कि व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस विल प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो हमको इसके बेसिक पॉइंट से हमको कुछ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से दो क्वेश्चन हमको याद रखने थे। पहला क्वेश्चन ये था कि हम यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, तो सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, ऑल ऑफ दिस। और कैसी टेक्निक है ये, क्वालिटेटिव भी है एंड क्वांटिटेटिव भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें आप देखोगे सेपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हो, प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हो। तो ये सारी टेक्निक्स है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हो और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हो। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं हम, नेक्स्ट की जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। हमने पहले टेक्निक में हम बेसिक इसकी बात कर रहे थे। सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं हम कि ये सेपरेशन टेक्निक है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी एक कैसी टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक है। तो मींस हम एक जनरल इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि अर्लियर कौन कौन सी टेक्निक्स थी जो सेपरेशन में यूज होते चली आ रही है। तो अगर मैं सेपरेशन की बात करूं, सेपरेशन की यदि मैं बात करूं कि सेपरेशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स जो यूज होते आ रही थी, ठीक है ना, जनरल सेपरेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सेपरेशन की बात कर रहा हूँ। तो सेपरेशन की अगर मैं बात करें तो सेपरेशन के लिए भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक यूज हो रही थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो सेपरेशन के लिए अर्लियर वी आर यूजिंग सिंगल एक्सट्रैक्शन। क्या यूज करते हैं आप, सिंगल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जो सिंगल एक्सट्रैक्शन टेक्निक होती है इससे 100% एक्सट्रैक्शन, क्योंकि आप एक ही बार कर रहे हो। ठीक है, तो 100% एक्सट्रैक्शन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, नॉट 100% एक्सट्रैक्शन, इससे कभी भी 100% एक्सट्रैक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा सिंगल एक्सट्रैक्शन से। ऐसे ही मैं अगर सेकंड टेक्निक की बात करूं जो कि हम सेपरेशन में यूज करते हैं, तो सेपरेशन में सेकंड टेक्निक दैट इज मल्टीपल एक्सट्रैक्शन। तो यहां पर सेकंड टेक्निक की बात कर लेता हूं मैं, दैट इज मल्टीपल एक्सट्रैक्शन। मल्टीपल एक्सट्रैक्शन टेक्निक, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन टेक्निक एज कंपेयर टू सिंगल एक्सट्रैक्शन, यहां पर आप काफी हद तक अच्छा एक्सट्रैक्शन कर पाते हैं। मींस क्लोज टू 100% आप एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं चीजों को। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं चीजों को, अलग अलग कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट आ गया कि एक बार करे तो सिंगल है, दो बार की तो डबल है, उससे ज्यादा की तो मल्टीपल है। फिर अगर आप लगातार ये प्रोसेस चलने ही दे रहे हो ना, इट इज कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन में बात क्या है कि कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन में आप नियर टू द 100%, ऑलमोस्ट 100% आप एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, हम मोस्ट प्रोमिनेंटली यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफी हद तक हम यहाँ पर एक्सट्रैक्शन कर पाते हैं। ठीक है, 100% के एग्जैक्ट, नियरली 100% हम यहाँ पे कर पाते हैं। लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, इस प्रोसेस में किस चीज की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ हीट। यहाँ पे हीट का यूज किया गया है। कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन में हीट यूज होती है, और याद रखना अगर कहीं पर हीट यूज हो रही है तो दैट टेक्निक इज नॉट अप्लाइकेबल फॉर थर्मोलेबाइल सब्सटेंस। थर्मोलेबाइल सब्सटेंस मतलब जो हीट की वजह से डिग्रेडेड हो जाते हैं, तो ये टेक्निक कहां पर यूज नहीं कर सकते हैं, नॉट यूज फॉर थर्मोलेबाइल सब्सटेंस। थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के केस में आप ये टेक्निक यूज नहीं कर सकते। ओके, सिंगल एक्सट्रैक्शन में आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सिंगल एक्सट्रैक्शन में कोई भी हीट नहीं है तो थर्मोलेबाइल के लिए यूज कर सकते हैं। मल्टीपल एक्सट्रैक्शन भी आप थर्मोलेबाइल के लिए, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन आप थर्मोलेबाइल के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसकी एप्लीकेशन आ गई है, हीट की एप्लीकेशन आ गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं हम, सीसीडी टेक्निक बोलते हैं। सीसीडी टेक्निक मतलब होता है दैट इज काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, इसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बल्कि इसमें मल्टीपल एक्सट्रैक्शन करते हैं हम रूम टेम्परेचर। सीसीडी टेक्निक बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज काउंटर करंट टेक्निक।
काउंटर करंट टेक्निक, ठीक है, बहुत जगह ये सिर्फ किस नाम से देखने को मिलेगा, सीसीडी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी हीट यूज नहीं हो रही है, हीट बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं। इवन यहाँ पर सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन एट एम्बिएंट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर। याद रखना, कई बार रूम टेम्परेचर के लिए एम्बिएंट वर्ड भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर। तो अगर एम्बिएंट टेम्परेचर लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज सिंपली अ रूम टेम्परेचर। ओके, तो जो काउंटर करंट टेक्निक है उसमें हीट यूज नहीं होगी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही होगी। तो ये हो गया आपका सीसीडी। और जो फिफ्थ टेक्निक है, अब जो सबसे लेटेस्ट हम यूज कर रहे हैं, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। तो दीज ऑल आर द टेक्निक ऑफ सेपरेशन, जिसमें सबसे लेटेस्ट वन की बात कर रहे हैं हम, जो कि क्रोमेटोग्राफी है, एडवांस कंटिन्यूअस टेक्निक है, सेपरेशन है। तो ये अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट एडवांस्ड वन, ठीक है, सबसे ज्यादा एडवांस अभी कोई है तो आपके पास क्रोमेटोग्राफी। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें से कौन कौन सी सेपरेशन की टेक्निक है, तो सेपरेशन की टेक्निक की यदि मैं बात करूं तो मल्टीपल एक्सट्रैक्शन भी सेपरेशन की टेक्निक है, सिंगल एक्सट्रैक्शन भी है, सिंगल एक्सट्रैक्शन है, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन है, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन है, आपके पास सीसीडी है और क्रोमेटोग्राफी। ये सभी जो टेक्निक्स हैं, these all techniques are these all techniques are used for सेपरेशन टेक्निक्स। अगर आपसे सेपरेशन टेक्निक की बात कर रहा है तो ये सभी सेपरेशन टेक्निक में यूज होगी। अब सपोज अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जो आप थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए यूज नहीं कर सकते, तो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए आप सिंगल एक्सट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन टेक्निक हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन है वो हीट लेबाइल के केस में यूज नहीं होगी, बाकी सभी हीट लेबाइल के केस में यूज होंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि हमारे पास जो सबसे एडवांस टेक्निक है, दैट एडवांस टेक्निक इज क्रोमेटोग्राफी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट अभी तक के डिस्कशन में निकल के आया है कि वो आपको पहले तो डेफिनेशन याद रखना है, यहां से एक क्वेश्चन निकल रहा है, सेपरेशन, आइडेंटिटी, प्यूरिफिकेशन, ऑल ऑफ दिस आंसर जाएगा। दूसरा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। फिर सिंगली मैं बात करूं कि सेपरेशन की कौन कौन सी टेक्निक है, तो सिंगल एक्सट्रैक्शन, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन, काउंटर करंट टेक्निक्स एंड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, दीज ऑल आर द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो थर्मोलेबाइल के लिए यूज सकती हैं, सिंगल, मल्टीपल, काउंटर करंट एंड क्रोमेटोग्राफी, ये चारों ही टेक्निक आप थर्मोलेबाइल सब्सटेंस में यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी की, क्योंकि सबसे एडवांस जो है वो हमारे लिए क्या है, क्रोमेटोग्राफी। सो नाउ वी टॉक अबाउट द क्रोमेटोग्राफी। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब जो क्रोमेटोग्राफी है उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, ठीक है। तो अभी हमने पहले इंट्रोडक्शन समझ लिया, फिर हमने वहां पे सेपरेशन समझा, सेपरेशन टेक्निक में हमको एक टेक्निक निकल के आ गई, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। और अब हम इस क्रोमेटोग्राफी को समझेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी में अब हमारे पास सेकंड चीज आती है, दैट इज कंपोनेंट। ओके, तो सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम, कंपोनेंट। तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। कौन कौन से कंपोनेंट है, तो पहला हमने जो देखा था वो बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ओके, नाउ इट इज, ये सेव भी कर दिया हमने, फर्दर देख भी सकते हो आप इसको। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम, जिसमें हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे।
कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी, कौन कौन से कंपोनेंट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे? तो पहले मैं इरेज कर देता हूँ इन सब चीजों को। ओके ओके, फिर से हेडिंग लिख देते हैं। सेकंड, नाउ वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो बेसिकली इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिनको हम फेज भी कहते हैं। वन इज स्टेशनरी फेज एंड सेकंड वन इज मोबाइल फेज। तो यहाँ पर इस टेक्निक में दो इंपॉर्टेंट फेज हमको देखने के लिए मिलते हैं। इट इज कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी, और इस टेक्निक में हमको दो इंपॉर्टेंट फेज देखने के लिए मिलते हैं। वन इज स्टेशनरी फेज एंड सेकंड वन इज मोबाइल फेज। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं, एक स्टेशनरी फेज होगा और जो दूसरा है दैट इज मोबाइल फेज। ओके, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट है। एक आपके पास है स्टेशनरी फेज, और जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज मोबाइल फेज। दो कंपोनेंट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। एक स्टेशनरी फेज हो गया हमारे पास और दूसरा मोबाइल फेज हो गया। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज का मतलब एक ऐसा फेज जो स्टडी स्टेट में कांस्टेंट बना हुआ है, रिमेन एट वन प्लेस। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर मैं स्टेशनरी फेज की बात कर रहा हूं तो स्टेशनरी फेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए कि जो स्टेशनरी फेज है मेरा, ये स्टडी है, स्टडी फेज है। ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, फिक्स्ड बोल दो आप। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं, ये इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मींस रिमेन एट प्लेस, हमेशा ही अपने प्लेस पे बना रहेगा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होना, बिकॉज इट इज अ स्टेशनरी फेज। ठीक है, और इस स्टेशनरी फेज पर ही सॉल्यूट जो है वो बाइंड होंगे, रिटेन होंगे और सेपरेशन प्रोवाइड करेंगे। तो स्टेशनरी फेज के लिए एक बात समझ में आ गई कि ये स्टडी फेज होगा और ये हमेशा अपनी पोजीशन पर ही होगा। और जो मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज जो है ये कंटिन्यूअसली मूव करेगा। ये कंटिन्यूअसली मूविंग, कंटिन्यूअसली मूव करते रहेगा। और याद रखना, जनरली जब भी हम मोबाइल फेज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में देखेंगे, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो जो स्टेशनरी फेज है वो फिक्स रहेगा, हमेशा एक ही प्लेस पे रहेगा। मोबाइल फेज जो है वो मूविंग होगा, वो फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। अब अगर मैं स्टेशनरी फेज की बात करूं तो ये जो स्टेशनरी फेज है ये दो टाइप का हो सकता है। sometime that stationary phase is made up of solid and sometime that stationary phase is made up of liquid, लेकिन ये फिक्स रहेगा, लिक्विड का है लेकिन कैसा रहेगा, फिक्स। तो मैंने बात किया जो स्टेशनरी फेज है, ये स्टेशनरी फेज सॉलिड नेचर का भी हो सकता है, और ये जो स्टेशनरी फेज है इट ऑल्सो अ काइंड ऑफ लिक्विड। स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है और स्टेशनरी फेज जो है वो आपका लिक्विड नेचर का भी हो सकता है। तो दोनों टाइप का स्टेशनरी फेज हो सकता है, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। लेकिन मैंने क्या कहा है, फिक्स होना चाहिए हमेशा। तो इसका मतलब है कि लिक्विड को किसी सरफेस के ऊपर, सॉलिड सरफेस के ऊपर फिक्स किया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर जो लिक्विड है उसको दो तरीके से फिक्स किया जाता है। जो लिक्विड है यहां पर, ये लिक्विड को स्टेशनरी फेज बनाया गया, मतलब किसी सॉलिड सरफेस पे क्या किया गया, फिक्स किया गया। तो दो तरीके से इसको सॉलिड सरफेस पे फिक्स किया जाता है, या तो फिजिकली फिक्स किया जाएगा या केमिकली फिक्स किया जाएगा। तो अगर फिजिकली फिक्स किया गया है तो ये जो कहलाएगा दैट इज
physically bound liquid. This is called physically bound liquid. Physically bound liquid. तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकली बॉन्ड लिक्विड. और दूसरा जो है फिजिकली बॉन्ड लिक्विड में क्या हो रहा है, एक सॉलिड का सरफेस है और उसके ऊपर लिक्विड की कोट की गई है. मींस कुछ इस टाइप से समझो आप. यहां पर जैसे सपोज लाइक दैट, ये सॉलिड सरफेस है. इससे अच्छा मैं क्या करता हूं, एक ऐसा ले लेता हूं. दैट इज सॉलिड सरफेस. और इस सॉलिड सरफेस के ऊपर एक लिक्विड सरफेस को कोट किया जा रहा है लाइक दिस. तो ये जो देख रहे हो आप, दिस वन इज सॉलिड सरफेस. तो ये क्या हो गया आपका, ये सॉलिड सरफेस है. दिस इज सॉलिड सरफेस. और इस सॉलिड सरफेस के ऊपर ये सिंगल लाइन जो देख रहे हो आप, ये लिक्विड कोट है. ये दिस इज कोटिंग ऑफ लिक्विड. इसके ऊपर लिक्विड की कोट कर दी गई. इससे जो लिक्विड है क्या हो गया, फिक्स हो गया. कोटिंग ऑफ लिक्विड कर दी. तो दैट इज अ स्टेशनरी फेज. तो ये कभी भी फिजिकली बाउंड लिक्विड में हम इसको स्टेशनरी फेज कैसे बनाते हैं, बाय कोटिंग एट द सरफेस ऑफ सॉलिड. सॉलिड की सरफेस पे आप उसको कोट कर देते हैं. नाउ इट इज अ लिक्विड स्टेशनरी फेज विच इज एक्ट एज अ stationary phase, but this stationary phase is developed by physical phenomena. Sometime this liquid substance can be made a stationary phase by some chemical reactions, some ionic interactions. H2O molecule किसी के साथ interact हो जाए. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल भी लिंक्ड हो सकता है एंड इट इज ऑल्सो केमिकल बॉन्ड लिक्विड भी हो सकता है. केमिकल बॉन्ड लिक्विड, केमिकल बॉन्ड लिक्विड. तो स्टेशनरी फेज हमेशा याद रखना, स्टेशनरी फेज में सॉलिड भी हो सकता है और स्टेशनरी फेज में लिक्विड भी हो सकता है. तो अगर आपसे पूछें इन द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी, स्टेशनरी फेज ऑलवेज बी अ सॉलिड, स्टेशनरी फेज ऑलवेज बी अ लिक्विड. थर्ड ऑप्शन स्टेशनरी फेज आइदर सॉलिड और लिक्विड. एंड फोर्थ वन, ठीक है, इज नॉर सॉलिड, है ना, नो सॉलिड एंड नाइदर बी लिक्विड. अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे बनता है, ठीक है ना, लाइक दैट, ये रहा क्वेश्चन आपका स्टेशनरी फेज. ठीक है, ऑप्शन वन स्टेशनरी फेज सॉलिड हो सकता है. ठीक है, ऑलवेज सॉलिड हो सकता है. सेकंड आपसे पूछ रहा है कि स्टेशनरी फेज हमेशा लिक्विड हो सकता है, लिक्विड ही होगा. थर्ड वो पूछ रहा है कि दोनों ही हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है. फोर्थ वो बोल रहा है ना तो सॉलिड होगा और ना ही लिक्विड होगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमसे बात हो रही है कि स्टेशनरी फेज हमेशा सॉलिड ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है. स्टेशनरी फेज लिक्विड भी हो सकता है. स्टेशनरी फेज क्या हमेशा लिक्विड होगा, नहीं, ऐसा नहीं है. वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है. और थर्ड ऑप्शन में वो बोल रहा है
कि जो स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज जो है ये सॉलिड लिक्विड दोनों हो सकता है। बिल्कुल सही बात, सॉलिड लिक्विड दोनों ही हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन में वो दे रहा है आपको ना तो ये सॉलिड होगा ना ही ये लिक्विड होगा, मतलब ये भी गलत है। तो सही क्या हो जाएगा कि स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से छोटे छोटे से क्वेश्चन यहाँ पे ड्राइव होकर के आते हैं, आपको इन पे ध्यान देखना है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं यहीं पे, अगर दूसरा क्वेश्चन बना दूं कि लिक्विड स्टेशनरी फेज, ठीक है ना, prepared by liquid stationary phase are present at the solid surface by physical phenomena, by chemical phenomena, by both the phenomena or none। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना क्योंकि ये दोनों आंसर उस केस में सही होंगे क्योंकि यहाँ पर फिजिकली भी बाउंड होता है और केमिकली भी बाउंड होता है। तो फिजिकल एंड केमिकल दोनों फिनोमेना के थ्रू स्टेशनरी फेज किसी भी सॉलिड की सरफेस पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि जो स्टेशनरी फेज है वो हमारे पास कितने टाइप का हो सकता है। सेकंड, अब मैं बात किसकी कर लेता हूँ, मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज के केस में मैंने क्या कहा है कि ये कंटिन्यूअसली मूव करेगा, इसके अंदर फ्लो प्रॉपर्टी होगी। तो जो मोबाइल फेज है, इरेज कर देता हूँ पहले मैं मोबाइल फेज के नीचे का कंटेंट। ओके, अब बात करते हैं हम मोबाइल फेज की, दैट इज मोबाइल फेज। कि जो मोबाइल फेज है, स्टेशनरी फेज तो सॉलिड लिक्विड हो सकते हैं, अब मोबाइल फेज कितने, तो मोबाइल फेज भी दो टाइप के हो सकते हैं। अगर मैं मोबाइल फेज की बात करूं तो इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। मोबाइल फेज भी सॉलिड भी हो सकते हैं, ओ मोबाइल फेज लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। तो दो टाइप के आपको यहाँ पे मोबाइल फेज देखने के लिए मिलेंगे। मोबाइल फेज आइदर लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर मोबाइल फेज की अगर हमने बात किया तो जो मोबाइल फेज है वो आपका लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो दो टाइप के यहाँ पर आपको फेज देखने को मिल रहा है। जैसे हमने स्टेशनरी फेज में बात किया था तो सॉलिड लिक्विड है, ठीक है, ऐसे ही मोबाइल फेज में बात कर रहे हैं हम तो मोबाइल फेज में क्या है, लिक्विड और गैस। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि मोबाइल फेज जो है वो हमेशा वन डायरेक्शन में ही मूव करेगा। मोबाइल फेज ऑलवेज मूव इन वन डायरेक्शन, हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, अब हम बात कर लेते थे कि जो अगर कोई चीज मूविंग कर रही है मतलब ये डायनेमिक फिनोमिना है। ठीक है, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ये डायनेमिक फिनोमिना है। और इस डायनेमिक फिनोमिना की वजह से क्या हो रहा है, सेपरेशन। तो यहां पर अगर कोई चीज मूव कर रही है, मोशन में आ रही है, मूवमेंट कर रही है, इसका मतलब है उसके पीछे कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होगा। तो मोबाइल फेज का जो माइग्रेशन है, जो मूवमेंट है, ठीक है, मूविंग एक्शन जो यहां पर मिल रही है, ये जो मूविंग एक्शन हमको यहां पर देखने को मिल रहा है, इस मूविंग एक्शन के लिए कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो यहां पर जब मैं मूविंग एक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं कहता हूं कि किसी भी चीज को मूव कराने के लिए कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स जरूर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे यहां पर भी अगर मूवमेंट हो रहा है तो यहां पर भी क्या होगा, कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स जरूर काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से ड्राइविंग फोर्स हैं जो मोबाइल फेज के मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ड्राइविंग फोर्स हैं जो मोशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ या डायनेमिक फिनोमिना ऑफ मोबाइल फेज। इस मोबाइल फेज के मूवमेंट के लिए किस टाइप के ड्राइविंग, व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस विच इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेज। तो यहां पर अगर हम बात करें तो चार टाइप के फोर्स होते हैं जो कि मोबाइल फेज के माइग्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से हैं वो, सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स।
सेकेंड जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज प्रेशर, ठीक है। एचपीएलसी वगैरह जब टेक्निक पढ़ेंगे तो वहां पर जो मूवमेंट है वो प्रेशर से हो रहा है। थर्ड कुछ टेक्निक की बात करेंगे तो वहां पर आयंस के अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। माइग्रेशन मूवमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। फोर्थ अगर हम बात करते हैं तो कैपिलरी राइज एक्शन, दैट इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। टीएलसी वगैरह में जो हम देख रहे हैं, ठीक है, या तुम देखते हो ना, अगर जो कॉटन विक का एग्जांपल बहुत कॉमनली दिया जाता है कि जो दीपक जलता है उसमें तेल ऊपर कैसे चढ़ रहा है, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू चढ़ता है, ठीक है। चलो, तो यहां पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि स्टेशनरी फेज कैसा हो सकता है, तो मैंने आंसर बताया था स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अब अगर मैं ऐसी बात करूं कि मोबाइल फेज कैसा हो सकता है, तो जो मोबाइल फेज है वो आपका लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है, ठीक है। तो मोबाइल फेज में हमने देखा कि मोबाइल फेज इज आइदर टू टाइप, लिक्विड और गैस। फिर हमने बात किया कि व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द मोबाइल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्सेस, pressure, electrostatic attraction and capillary action. These are the four important driving force which are responsible for the movement of mobile. तो हमने देखा कि ये दो कंपोनेंट है और इन्हीं दो कंपोनेंट के बेसिस पे क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। तो टेक्निकली जो यूएसपी है वो क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन क्या देता है, यूएसपी कहता है कि क्रोमेटोग्राफी इज अ प्रोसीजर बाय विच सॉल्यूट आर सेपरेट बाय डायनेमिक डिफरेंशियल माइग्रेशन प्रोसेस, ठीक है। मैंने बताया था डायनेमिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, तो डायनेमिक डिफरेंशियल माइग्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पर अगर हम और ज्यादा साइंटिफिक वे में जाएं तो जो क्रोमेटोग्राफी है, इस क्रोमेटोग्राफी का एग्जैक्ट मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि जो सॉल्यूट है, सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज सॉल्यूट का सेपरेशन कैसे कर रहे हैं, तो हम कहते हैं सॉल्यूट आर सेपरेटेड। कैसे सेपरेट हो रहा है, तो सॉल्यूट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिससे सेपरेट हो रहा है, उसको हम कहते हैं दैट इज डायनेमिक डिफरेंशियल। इसका मतलब समझेंगे अभी, डायनेमिक डिफरेंशियल माइग्रेशन। डायनेमिक डिफरेंशियल माइग्रेशन प्रोसेस मींस डायनेमिक मतलब मूवमेंट, डिफरेंस मतलब अलग अलग, तो डायनेमिक डिफरेंशियल माइग्रेशन के थ्रू हो रहा है, तो दिस इज नोन एज डायनेमिक डिफरेंशियल माइग्रेशन प्रोसेस। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में जो सेपरेशन होता है एज पर यूएसपी, इसको क्या कहा जाता है, डायनेमिक डिफरेंशियल माइग्रेशन प्रोसेस। अब इस डायनेमिक डिफरेंशियल माइग्रेशन प्रोसेस का मतलब क्या है कि मींस जब कोई सब्सटेंस जिसको आप सेपरेट करना चाहते हो, जब उसको आप क्रोमेटोग्राफी में प्लेस करते हो तो उसका जो मूवमेंट है, मूवमेंट तो होगा लेकिन मूवमेंट एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग स्पीड में होगा। समझने के लिए देखो, सपोज यहां पर मैंने एक स्टेशनरी फेज ले लिया, एक स्टेशनरी फेज सिलेक्ट कर लेता हूं लाइक दिस, सपोज दिस इज अ स्टेशनरी फेज, ये एक स्टेशनरी फेज है और इस स्टेशनरी फेज पे यहां पर मैंने एक मिक्सचर कंपोनेंट रख दिया है, ए बी एंड सी, ये तीन कंपाउंड है, मिक्सचर है जो मैंने यहां पे प्लेस किए हुए हैं। दिस इज स्टेशनरी फेज और इस स्टेशनरी फेज पे ये मैंने मिक्सचर यहां पे प्लेस किए हुए, ठीक है। अब इन तीनों कंपोनेंट में यहां पर माइग्रेशन हो रहा है,
ए में भी माइग्रेशन हो रहा है, इस ए में भी माइग्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बी के अंदर भी माइग्रेशन देखने के लिए मिल रहा है, और सी के अंदर ही माइग्रेशन देखने को। लेकिन मैंने क्या देखा, जो सी वाला है इसका माइग्रेशन जो है वो बहुत फास्ट है, ए वाले का उससे कम है, बी वाले का सबसे कम है। तो हमने क्या देखा, जिसका माइग्रेशन फास्ट है इसका मतलब उसकी एफिनिटी मोबाइल फेस की तरफ ज्यादा है, मोबाइल फेस में रहना ज्यादा पसंद कर रहा है। जो बहुत स्लो मूव कर रहा है इसका मतलब वो स्टेशनरी फेस में रहना चाह रहा है। तो ऐसा कोई नहीं है कि माइग्रेट नहीं होगा, माइग्रेशन सभी में होगा, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग स्पीड से होगा, उनकी स्पीड जो है वो डिफरेंट होगी, और इसी की वजह से वहां पे सेपरेशन होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, देखो माइग्रेशन होगा, नो डाउट ए बी सी तीनों का माइग्रेशन होगा, ठीक है ना। मूवमेंट होगा इसलिए इसको हम डायनेमिक फिनोमिना बोलेंगे, क्योंकि लगातार मूव हो रहा है, लेकिन तीनों की स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अगर हम देखते हैं तीनों की स्पीड यहाँ पे जब अलग अलग है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जो सी है वो सेपरेट होकर के बाहर आएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो सी वाला कंपोनेंट है, लाइक दिस, जो सी वाला कंपोनेंट है, ये सी, सबसे पहले जो है वो सी वाला बाहर आएगा, फिर कौन सा कंपोनेंट बाहर आएगा, फिर ए कंपोनेंट बाहर आएगा, और सबसे लास्ट में जो आएगा वो कौन सा होगा, दैट इज बी, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या देखा कि ये स्पीड के कारण ये तीनों क्या होते जा रहे हैं, सेपरेट। पहले हमको सी मिला, फिर हमको ए मिला, देन हमको क्या मिला, बी मिला। दिस इज नोन एज डायनेमिक डिफरेंशियल माइग्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अगर कहीं पर वर्ड लिखा हो, ठीक है, कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल, अगर कहीं पे सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना, और वहां पे लिखा हुआ है वन ऑफ द स्टेटमेंट्स डायनेमिक डिफरेंशियल माइग्रेशन प्रोसेस, ठीक है। मान लो कहीं पे लिखा है व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस, इट इज अ सिंपल माइग्रेशन प्रोसेस, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, it is a dynamic differential migration process, then the right answer is a dynamic differential migration process. And due to this dynamic differential migration process, we will lead to separate different mixture in a given compound. किसी भी कंपाउंड में आप मिक्सचर को तभी सेपरेट कर पाते हो। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये जो माइग्रेशन डिफरेंस आया कि सी पहले आ गया, फिर ए आया, फिर बी आया, तो व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डायनेमिक डिफरेंशियल माइग्रेशन प्रोसेस, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस देखने के लिए मिल रही है। तो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनेमिक डिफरेंशियल माइग्रेशन प्रोसेस, ठीक है। डायनेमिक डिफरेंशियल माइग्रेशन प्रोसेस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ओके। तो नेक्स्ट हम समझते हैं दैट इज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायनेमिक डिफरेंशियल माइग्रेशन प्रोसेस बोल दूं, या मैं कह दूं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स, ओके। तो अब हम इसकी बात करते हैं, डायनेमिक डिफरेंशियल माइग्रेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट हम समझना स्टार्ट करते हैं डायनेमिक डिफरेंशियल माइग्रेशन प्रोसेस।